नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़ और नेशन प्लस न्यूज़ के विशेष शो लोक सेवक में एक बार फिर हम हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी आईएएस ऑफिसर से जिनका जन्म दिल्ली में हुआ, जो पानीपत से ताल्लुक़ रखती हैं और अपने जब वो 1.5 दशक सिविल सेवा में जल्द ही पूरे करेंगी तो उन्होंने 3 राज्यों में काम किया, वो चाहे दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो या फिर त्रिपुरा हो। मैं बात कर रहा हूं सोनल गोयल, जो वर्तमान में त्रिपुरा भवन दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं। उन्होंने 2007 की यूपीएससी परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की थी और तब से लेकर वो त्रिपुरा हो, हरियाणा हो और अब दिल्ली में कहीं ना कहीं जो त्रिपुरा राज्य है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर अब तक के पड़ाव में क्या क्या चीज़ें रही, इस पर हम उनसे बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। लोक सेवक में 1.5 दशक पूरे हो रहे हैं, 14 साल और जल्द ही 15 साल पूरे होंगे। 2007 में जब यूपीएससी के नतीजे आए थे तो 13वीं रैंक आपकी थी और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी हाल ही में यूपीएससी के नतीजे आए हैं, तो कैसे देखती हैं आप अपने पूरे 1.5 दशक के इस पूरे कार्यकाल को? जी, 2007 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि रिज़ल्ट हमारा आता है अगले साल में। तो 16 मई 2008 को हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो मेरा बैच आईएएस में 2008 है। तो 2008 बैच में मेरा ऑल इंडिया रैंक 13 था। वो दिन आज भी मेरी मेमोरीज़ में बिल्कुल फ्रेश है। जिस तरीके से आपके इमोशंस और आपकी आपने जो इतनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स करके वो एक मुकाम हासिल किया होता है, और सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली की जो मेहनत होती है साथ में, वो एक नॉस्टैल्जिया है जो आज भी हम नहीं भूल सकते। और जैसा कि आपने भी बताया कि हाल ही में यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2021 का जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट, वो अनाउंस हुआ और उसमें हमने देखा, विशेष रूप से जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि टॉप 3 जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए वो महिलाएं हैं और टॉप 3 विमेन एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ। और उसके अलावा जो ओवरऑल रिज़ल्ट आया है 685 या 700 के लगभग जो रिज़ल्ट आया है, उसमें आई थिंक मैं कहीं डेटा पढ़ रही थी तो 177 या 180 के आसपास में कुछ महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उसमें रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग अब 14 साल मेरे सिविल सर्विसेज में हो गए हैं। काडर मेरा त्रिपुरा है, त्रिपुरा में, हरियाणा में, और अब दोबारा से मेरा त्रिपुरा राज्य के साथ में मेरी सेवाएं मैं दे रही हूँ। पोस्टिंग मेरी दिल्ली में है एज रेजिडेंट कमिश्नर। तो एक बहुत कुछ सीखने को मिला, जो जर्नी रही बहुत फुलफिलिंग रही और मैंने अपने आप को, खुद को बहुत चेंज होते हुए देखा है। तो एक लड़की जो कि एक फैमिली की कंजर्वेटिव और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रह रही थी, उससे लेके आज मैं एक ऐसी ऑफिसर हूँ जिसने त्रिपुरा में भी रिमोट एरियाज में काम किया, हरियाणा में चैलेंजिंग पोस्ट पे काम किया और अब मैं दिल्ली में त्रिपुरा राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिला और मैं ईश्वर का धन्यवाद भी देती हूँ कि मुझे ये सब करने का उन्होंने एक अवसर प्रोवाइड किया अपनी लाइफ में, कि लोगों के लिए मैं, देश के लिए कुछ अपना कर्तव्य जो है उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। जब आपने सिविल सेवा क्वालिफाई की थी तब अगर मैं सही हूँ तो आप उस समय बतौर सीएस पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। जी। तो जी। कैसे उस दौर में चीजें कितनी चैलेंजिंग थी, पार्ट टाइम जॉब भी करना, यूपीएससी की तैयारी करना और 13वीं रैंक? कहीं अब 1.5 दशक में बहुत सारी लड़कियां आई हैं आगे, लेकिन उस वक्त क्वालिफाई करना। जी, तो मैं थोड़ा सा आपको और इसके बैक में लेके जाना चाहूंगी कि मेरा सिविल सर्विसेज में, जैसे मैं काफ़ी सारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स बच्चों से बात करती हूँ, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में या कॉलेज में उनको पता है कि उनको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे फ्रैंकली स्कूल में तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था
और कॉलेज में भी मैं, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, उसके साथ साथ मेरा CS भी चल रहा था। तो मुझे तब तक भी बिल्कुल माइंड में ऐसा अंदेशा नहीं था कि मुझे इसमें जाना है। हुआ ऐसा कि मैं 3rd ईयर जब कर रही थी ग्रेजुएशन का, तो मैंने एक मैगजीन पढ़ी। उस मैगजीन में मैंने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े और देखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए कि मुझे देश के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ करने का इसके थ्रू, इसके ज़रिए एक अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जब मैंने ये बात फैमिली में डिस्कस करी, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस आई माइंड में, क्योंकि ये तब भी और आज भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। और मैं बात कर रही हूँ 2003 की, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स पहले की बात कर रही हूँ। और हम पानीपत से बिलोंग करते हैं, एक कॉन्जर्वेटिव फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, बिजनेस क्लास बेस्ड फैमिली। हालांकि मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो पापा ने अपना प्रैक्टिस दिल्ली में सेटअप किया, इसलिए हमारी पूरी एजुकेशन दिल्ली में ही रही। हम दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, लेकिन वो एक मानसिकता कहीं ना कहीं थी परिवार के अंदर। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा उनसे डिस्कशन किया, डायलॉग किया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको करना है तो लाइफ में प्लान भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विशेष रूप से मेरे फादर ये मानते थे कि लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, दे शुड बी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो उनके इस एडवाइस को मानते हुए मैंने अपना ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट किया। 2004 में मेरा CS कंप्लीट हुआ, जून के एग्जाम्स मैंने दिए, फाइनल एग्जामिनेशन। उसी साथ मैंने LLB में एडमिशन लिया, लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के क्वालिफाई किया। और सेम ईयर में मैंने, जैसे आपने भी बोला, पार्ट टाइम जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी मैंने टेकअप करी, क्योंकि मुझे लगा मुझे प्रोफेशनल भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ में मैं खुद के लिए भी कुछ कमाऊँ, अपनी फाइनेंशियल जो मेरी जो हायर स्टडीज़ है उसके लिए भी कुछ करूँ। और साथ साथ मैंने CS जो सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी करनी शुरू करी। तो 2004 से 2007 तक बेसिकली ये तीनों चीज़ें पैरेलल चली मेरी लाइफ में। फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी, लॉ की क्लासेस अटेंड कर रही थी और पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। बहुत डिफिकल्ट था, बहुत चैलेंजिंग था सबको बैलेंस करना। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगी कि 2006 में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो मैंने इंटरव्यू की कॉल मुझे नहीं है, मैंने मेल्स लिखा बट इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तो आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, डीमोटिवेटेड कि आगे क्या होगा, इतना सब कुछ स्टेक पे लेके मैं घर पे बैठी हूँ, तैयारी कर रही हूँ, आगे भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, मैंने सोचा कि अब जो बेस्ट है, जो मैं दे सकती हूँ वो मुझे देना है। तो मैंने 2007 में एग्ज़ाम्स लिखे, और क्योंकि मुझे अपनी कमियां भी पता लग गई थी कि मेरे मेंस में कहाँ पे नंबर कम आए ताकि मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई, उसमें मैंने काम किया। स्पेशली GS में मेरे कम मार्क्स आए थे, उसको मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके मेरा फिर फाइनली जो रिज़ल्ट आया 2008 में, मई 2008 में सिलेक्शन हुआ मेरा और ऑल इंडिया रैंक 13 थी। तो ये सब जो एक्सपीरियंस रहा, आज के एस्पिरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप ओवरनाइट सक्सेस को मत देखिए। आज आप ये देखते हो कि वो स्टार्स हैं, लेकिन हर स्टार के पीछे एक कहानी है, एक स्ट्रगल है, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने हर मोमेंट पे सेक्रीफाइस किया है। तो वो हमको अपने जहन में रखते हुए अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसको हमेशा से आपको सोचना है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा। हाँ, मैं लौटता हूँ। आपने असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया त्रिपुरा में। हाँ जी। उसके बाद कई सारे पोस्ट पे आप रहे, बड़े टास्क त्रिपुरा में भी लिए आपने, फिर आप हरियाणा में भी कई सारे आपने टास्क लिए। ग्राउंड जीरो पर अगर मैं कहूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि एक IAS अफसर को ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें रही मैम जो आपने अपनी आँखों से देखी, जिन चीज़ों ने आपको झकझोर दिया और कहीं ना कहीं आप उनके सॉल्यूशंस के लिए आपने उनके निकाले? देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक प्रशासक के रूप में हमारे जितने भी प्रोफाइल रहते हैं, चाहे वो फील्ड के हों या डायरेक्टरेट के हों, सेक्रेटेरिएट के हेडक्वार्टर के हों, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं कि हम उस पर्टिकुलर स्कीम से या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अगर सपोज मैं बात करूँ कि इनिशियली कम से कम 7-8 साल हर ऑफिसर के फील्ड में रहते हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 ईयर्स जिसमें वो स्टेट सेक्रेटेरिएट में या डायरेक्टर रैंक पे वो काम करते हैं। तो मेरा भी जैसे इनिशियली मेरे जो लगभग 7 साल से 7-8 साल जो रहे वो त्रिपुरा में रहे। तो जैसे आपने बोला असिस्टेंट कलेक्टर वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट रही, जो कि मेरा ट्रेनिंग का डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद मेरी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग थी अम्बासा सब डिवीजन में एज SDM अम्बासा इन डिस्ट्रिक्ट धलाई इन त्रिपुरा। वो जो पहली पोस्टिंग थी उसमें
मैं बताना चाहूँगी कि त्रिपुरा मेजरली वैसे हिंदू बंगाली डोमिनेटेड वहाँ पे लो पॉपुलेशन है, बट वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफ़ी मात्रा में है। लगभग हमारी 1/4 पॉपुलेशन ट्राइबल है, और ट्राइब्स में भी हमारे मेजर ट्राइब्स हैं 19 मेजर ट्राइब्स हैं, और उसके अलावा सब ट्राइब हैं। तो हर ट्राइब की अपना ब्यूटी है, अपना कल्चर है, अपना फूड हैबिट है, अपना लैंग्वेज भी है। और त्रिपुरा में मेजरली बंगाली बोली जाती है, लेकिन कोकबोरक जो कि ट्राइबल्स की भाषा है उसका भी वहाँ पे अच्छा प्रचलन है। तो मेरी जहाँ पोस्टिंग हुई, मैं इसलिए ये बताई बैकग्राउंड कि वो एक ट्राइबल एरिया डोमिनेटेड सब डिवीज़न था, जिसमें हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं, तो वो वाला एरिया उसमें ज़्यादा था। और वहाँ पे कुछ विलेज कमिटीज़ थी। तो जैसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं जो पंचायत एरिया को, उसी को ग्राम पंचायत का जो पैरेलल होता है ट्राइबल एरियाज़ में, वो विलेज कमिटीज़ बोलते हैं। तो विलेज कमिटीज़ थी। तो जब मैंने टूरिंग स्टार्ट करी, और विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप हम लोग लगाते थे, तो मैंने कोशिश करी कि हम इन रिमोट एरियाज़ में ही लगाएं। हम उन एरियाज़ में ना जाएं जहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी है और इन रूटीन भी लोगों को जो सरकार की स्कीम्स हैं उनकी सुविधा मिलती है। तो हमने इन रिमोट एरियाज़ में जाना शुरू किया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2010, अक्टूबर 2010 या आप जनवरी 2011, इस तरीके का टाइम पीरियड लगा लीजिए। तो उसमें जब हमने जाना शुरू किया तो देखा कि कुछ ऐसी विलेज कमिटीज़ थी, लगभग 7 विलेज कमिटीज़ थी, जहाँ पे हमारी जो सुविधाएं हैं जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर, स्कूल जी, तो वो व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल रही। वो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, रोड नहीं थी टिल द लास्ट हैबिटेशन। तो हम खुद भी जब जाना शुरू किए तो लगभग 7-8-10 किलोमीटर भी पैदल चल के जाना है, और फिर आप वहाँ पे पहुँचोगे जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो चाहे वो 200-250 लोग भी रह रहे हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ माई सब डिविजन। तो मैंने फिर वहाँ प्रयास किया कि इन सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाऊं। तो क्योंकि जो भी ऑफिसर्स पोस्टेड थे वो डेली अब आना जाना नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वहाँ पे उनकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं थी। तो वहाँ जो लोकल बीएसएफ आउटपोस्ट के ऑफिसर्स थे, बीएसएफ क्योंकि त्रिपुरा का बांग्लादेश से इंडिया में लार्जेस्ट बॉर्डर है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो लेंथ है वो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। तो उनसे बात की, और उन्होंने जो अपना जो कैंप था बीएसएफ के, अच्छे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे उन्होंने इन ऑफिसर्स को रहना शुरू करवाया, उन्होंने अलाउ किया। तो हमारे स्कूल के टीचर, आंगनवाड़ी सेंटर की वर्कर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स, तो इस तरीके से जितने थे वो वहाँ रहना शुरू किया। और वो एक ऐसा चेंज आया, और हम फिर कुछ दिनों बाद जब मैंने विजिट किया तो देखा कि वो सुविधाएं अच्छी चल रही हैं। तो वो इनिशियली जब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग में आप एक ऐसा एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको आगे भी करनी है। तो इसी तरीके से जब मैं एडीएम बनी त्रिपुरा में, वहाँ भी मैंने ऐसा प्रयास किया, जो प्रॉब्लम्स दिखी उनको सॉल्यूशंस पे लाए कहीं ना कहीं। और क्योंकि आपको सॉल्यूशन दिखता है कि किया जा सकता है, तो आपकी टीम भी मोटिवेटेड रहती है कि हाँ कि हमें ये करके दिखाना है। तो एक जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में। और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें चाहे मैं त्रिपुरा, हरियाणा या दिल्ली कहीं भी मैं काम कर रही हूँ, मेरे को हमेशा से लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आज भी आवश्यकता है, विशेष रूप से महिलाओं की, गर्ल्स की वेलफेयर, हमारे युवाओं को प्रेरणा करना, यूथ के लिए और फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, और हमारी हेल्थ, एजुकेशन, सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए काम करना। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं इन पे ज़्यादा ध्यान दूँ। जी, 22 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक शहर पानीपत, 22 जनवरी आई थिंक 2015 था, 2015 बेटी बचाओ की मुहिम शुरू किया उन्होंने वहां से। जी। और मंच पे माधुरी दीक्षित, मेनका गांधी, एक बड़ी कॉल थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस स्लोगन ने काफी कुछ बदला, एक नैरेटिव चेंज किया लोगों के दिमाग से। आप पानीपत, आपका भी नैरेटिव है, कैसे देखती हैं? और आप खुद भी एक बेटी हैं, माँ है, एक महिला है, और कितनी चीजें बदल गई इस प्रधानमंत्री की इस स्लोगन, इस स्कीम के जरिए आप देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें हमें समझनी होंगी कि इंडिया में गर्ल्स की, महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी
चीज़ें की जा रही हैं, पहले भी की जा रही थी, ऐसा नहीं है कि इस बार अभी नया कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो विषय है ये एक मानसिकता से जुड़ा हुआ विषय है, हमारी सोच से जुड़ा हुआ विषय है कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने ओवर जनरेशन्स महिलाओं को अपने समाज में कितने अवसर प्रदान किए, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की, जो हम बात बोलते हैं इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ में हमारा माइंडसेट कैसे प्रोग्रेस किया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक जन आंदोलन के रूप में ले जाने का प्रयास रहा है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, त्रिपुरा ही नहीं, जितने भी राज्यों में ये इम्प्लीमेंट शुरुआत में, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था जनवरी 2015 में, मैं डीएम गोमती थी त्रिपुरा में, और उस टाइम में 100 डिस्ट्रिक्ट्स, फ्लैगशिप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हुए थे पूरी कंट्री में। उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा भी जिला था, और उनको चूज़ करने का क्राइटेरिया ये था कि जहाँ पे SRB, सेक्स रेशो एट बर्थ, जो कि हमारा नेशनल एवरेज है, उससे कम था, या एक उन्होंने एक मेरे को वो उतना तो नहीं ध्यान आ रहा कि उन्होंने कट ऑफ क्या लिया था, एक कट ऑफ लिया था कि उससे कम जिन जिलों में ये रेशो है उन जिलों को लिया गया था, तो उसमें गोमती डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूडेड था जी। तो मैंने शुरुआत से ही इस अभियान में, इस आंदोलन में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और ये सिर्फ एक अभियान गवर्नमेंट का नहीं रह गया है, इसे लोगों ने अडॉप्ट किया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें मेजरेबल टारगेट्स, क्वांटिटेटिव टारगेट, जैसे हम कोई दूसरी स्कीम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं कि हमने कितनी लाइफ स्टॉक तक कितना फ़ायदा पहुंचाया, तो इसमें उतने क्वांटिटेटिव टारगेट नहीं हैं। इस स्कीम में आज भी उतना हम मेजरमेंट उतना नहीं कर सकते। हाँ, कुछ इंडिकेटर्स हैं कि हमारा रेशो में क्या इम्प्रूवमेंट आई, और कुछ इंडिकेटर्स हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये एक समाज में मानसिकता, समाज की सोच, हम किस तरीके से बेटियों को अवसर दे रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, चाहे हमारा स्पोर्ट्स विभाग हो, सभी विभाग इसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और यही इस स्कीम की, यही इस अभियान की जो है पॉजिटिविटी रही है, और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हम देख रहे हैं कि लोग आजकल अपने घरों के आगे बेटियों की नेम प्लेट भी लगा रहे हैं जी। बेटियों के जन्म पे, जैसे हरियाणा में कुआं पूजन होने लगे, पहले जो सिर्फ बेटों के जन्म पे होते थे। त्रिपुरा में हमने देखा किस तरीके से जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, वहाँ जितने भी कैंपेन्स होते हैं उन सब में इस अभियान को जोड़ा गया, लोगों तक जागरूकता पहुँचाने का प्रयास किया गया, और लोग जो हैं अब इसको अपना ओनरशिप देते हुए जन भागीदारी आगे इसमें और काम कर रहे हैं। तो बहुत ही एक अच्छा और पॉजिटिव कैंपेन रहा है हमारे देश के लिए। आपने बोला कि 2021 की जो यूपीएससी नतीजे, उसमें काफ़ी अच्छी संख्या है गर्ल्स की। एक सवाल मेरा यही है कि एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर आप समय समय पर यूपीएससी की जो एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको आप मोटिवेट करती हैं समय निकाल के, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, पोस्ट के जरिए से। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि वो क्या सक्सेस मंत्र है? अगर किसी ने ये ठान लिया है कि सिविल सेवा में जाना है, तो उसे वो कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर वो नहीं छोड़ता है तो सफलता जरूर मिलेगी उसको? देखिए, सिविल सर्विसेज ही नहीं, मैं आज के युवाओं को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, या कोई भी प्रोफेशन हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज़ द बर्निंग पर्पस और एम, कि आपको जीवन में क्या करना है जी। और उसको अचीव करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, और उसमें अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता हूँ या करती हूँ तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे जो मेरी भी सोच थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि हमारा लाइफ में प्लान भी क्या होगा, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज 2 साल लगा रहे हैं इस एग्जाम में, 3 साल लगा रहे हैं, तो आपका अगर क्लियर नहीं होता है, मैं ये किसी की क्रिटिसिज्म के लिए नहीं कह रही कि आप मेहनत करोगे और आपका तब भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये एग्जाम ही ऐसा है। आप देखिए 10 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते हैं, और सिलेक्शन कितना होता है, कुछ हंड्रेड्स में, नॉट इवन 1000, और उसमें IAS IPS तो जैसे 150-200 इतनी सीट्स रहती हैं, प्लस उसमें रिजर्वेशन भी है। तो हम
इस बात को ध्यान में रखें कि आप उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपका प्लान भी क्या होगा, ये फोकस क्लियर हो ये और प्लान भी हो प्लान सर। भी हो। हाँ, आपका टारगेट, आपका एम क्या है लाइफ में, और प्लान भी क्या है, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जो हम बात करते हैं कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमने जो पिछले 2 साल से वर्ड जो सुना क्वारंटीन, तो जो क्वारंटीन हमने देखा कि कोविड के टाइम में आप क्वारंटीन हो रहे हैं, आपका कट ऑफ हो रहे हैं। बेसिकली तैयारी एक तपस्या है, और इस तपस्या में आप अपने आप को कितना ढाल लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मैं 7-8 घंटे पूरे साल पढ़ के मेरा क्वालिफाई हो गया, फ्रैंकली मैं उस बात से एग्री नहीं करूँगी। आपको कम से कम 10, 12, 14, 15 घंटे भी पढ़ने पड़ेंगे। जब एटलीस्ट आप 1 साल पहले जब आप एग्ज़ाम देना है, तो आपको अपने आप को इसमें झोंक देना है। लेकिन साथ ही साथ में ये बैलेंस भी करना ज़रूरी है कि ये जो फेजेस हैं, इसके अंदर आपको डिमोटिवेशन भी आएगी, आप थोड़े उस हताश भी निराशा को होगे, कोप अप करना भी तो आना चाहिए। उसको भी आप कैसे कोप अप करोगे, तो उसके लिए आपका कोई हॉबी डेवलप किया है, उस पर टाइम लगाइए। आपको किसी से मिलना अच्छा लगता है, किसी से बात करना अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और युवाओं के लिए सिर्फ एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आज आपके पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। मेरे टाइम में इतने नहीं थे। मेरे पास में अपना इंडिपेंडेंट मोबाइल भी नहीं था। मैं अपना मोबाइल शेयर करती थी अपनी सिस्टर के साथ, वो भी तब कि जब हमारी लेट क्लासेस होती थी, कॉलेज से लेट आ रहे हैं या कोई क्लास वैसे अटेंड करनी है, तो वो हमें शेयरिंग बेसिस में मिलता था। इंडिपेंडेंट मोबाइल मेरे पास तब नहीं था जब मैं तैयारी कर रही थी। आज कॉलेज के बच्चे के पास मोबाइल अवेलेबल है, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास सब चीज़ें हैं, वो यूट्यूब भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं। मैं देखती हूँ कितने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अपनी रील्स बना के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट ये है कि यू हैव टू बी सेल्फिश विद योर टाइम। उस समय जब आप तैयारी कर रहे हो, टाइम का सबसे मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट उस वक्त क्या करना है, ये जरूरी है ध्यान में रखना। प्रायोरिटी पता होनी जी चाहिए। बिल्कुल। तो फोकस विद डेडिकेशन एंड क्लैरिटी इन वर्किंग। मैं इसको बेसिकली जब मैं सेशंस भी करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करती हूँ, विजन, गोल, प्लान एंड एक्शन। विजन, गोल, VGPA। विजन, आपका ओवरऑल विजन क्या है, अगले 3 साल में, 5 साल में आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं। उसको अचीव करने के लिए आपके अचीवेबल यूनिट्स होने चाहिए, जो कि गोल हैं कि आपको 6 महीने में इतना करना है। फिर उसको अचीव करने के लिए प्लान कि आप कैसे करोगे, आपको इस महीने में ये करना है, अगले महीने में क्या करना है। और उसके बाद एक्शन, उस पर काम करना। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, आपको उस पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के आगे बढ़ें। एक सवाल और भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि जो IAS अफसर है, और खास तौर पर वो अफसर जो कहीं न कहीं एक जिले की जिम्मेदारी संभालते हैं जी या असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर है, पब्लिक डीलिंग में, फाइलों में ना रहें, फील्ड पे जाएं। जी 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 आप लंबे समय तक ग्राउंड जीरो पर रही हैं। जब मुझे याद आता है कि जब आप गुरुग्राम में GMCVL जो गुरुगमन बस सेवा मिली सालों के इंतजार के बाद, उसकी CEO थी, फरीदाबाद में भी आप रहे, आप ग्राउंड जीरो पर काफ़ी रहे। आपको जब आप इंस्पेक्शंस करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तो कितना फायदा होता है एक IAS ऑफिसर को कोई भी फैसला लेने में? देखिए, आई थिंक इसके 3 फायदे होते हैं मोटा मोटी, जो मुझे अभी तक की अपनी सर्विस में समझ आया। सबसे पहला तो आप इंस्पेक्शन पे जाओगे, आपका स्टाफ अलर्ट रहेगा, आपके नीचे वाले अलर्ट रहेंगे कि मैडम या सर वो कभी भी इंस्पेक्शन पे जा सकते हैं। और शुरुआत में आप जो है उनको बता के जाइए, लेकिन बाद में आप सरप्राइज भी जाइए। सरप्राइज जाएंगे या सपोज उनको बताएंगे कि भाई आज निकलना है, अलर्टनेस बहुत जरूरी है। निकलना है, लेकिन आप चाहे लोकेशन ना बताएं कि आप कहाँ जाएंगे, तो वो एक थोड़े से अवेयर रहेंगे चीज़ों के प्रति। सेकेंडली, जब आप इंस्पेक्शन पे जाओगे, आपको खुद बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं जो फाइलों में नहीं पता लगेंगी। एक्चुअल प्रॉब्लम का पता लगता कि है। क्या प्रॉब्लम है। जैसे सफाई की बात करें तो शहर में जब मैं फरीदाबाद में थी कि सफाई का क्या स्टेटस है, इवन दो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर तो बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे फ़ोटो भी डालेंगे, लेकिन वो फ़ोटो भी सिलेक्टेड हो सकती हैं, वो लिमिटेड हो सकती हैं, मैनेज्ड भी हो सकती हाँ है। जी। तो दूसरी बात यह है कि यू ऑल्सो गेट टू नो द ग्राउंड सिचुएशन। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों का भी आप पे विश्वास आता है। उस एरिया पब्लिक के कनेक्टिविटी भी बढ़ती है। लोग, उस एरिया के लोग जब उनको पता लगता है कि मैडम या सर जो हैं, SDM साहब हैं, DC मैडम हैं, कि वो फील्ड में भी आते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि भाई कोई तो देख रहा है।
और उनसे भी आप जब जाएं फील्ड में, संभव हो तो उनसे भी बात भी करें, उनसे भी फीडबैक लें कि भाई आपके एरिया में ये स्कीम, ये प्रोग्राम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि कई बार ऐसे भी होता है कि पब्लिक में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉब्लम ही क्योस बताते क्रिएट करना हैं या चाहते एक हैं। सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे नहीं होते, अधिकतर लोग सिंपल होते हैं। उनको बस ये है कि वो जहाँ रह रहे हैं वो एरिया ठीक हो, या उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिले। और अगर आप उनमें जो है कॉन्फिडेंस भी दिखाओगे, अगर उनको भी जिम्मेवारी दोगे कि जी आपका एरिया है, आप इसमें लीडरशिप लीजिए, तो वो आपके साथ आगे आके काम भी करेंगे। और जितने भी हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं सरकार के, केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, उनकी सक्सेस तभी हम सुनिश्चित कर सकते हैं जब उसमें जन भागीदारी हो। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव सिटीजन सर्विस डिलीवरी, दैट इज इम्पेरेटिव, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारी जो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से हमें एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कहते हैं कि किसी भी प्रोफेशन में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, काम बोलता है। अगर आप काम करते हैं, आप 14 साल पूरे किए आपने, वो कोई ऐसा कोई टास्क कभी आया हो जिसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ी हो या चुनौतीपूर्ण लगा हो कि यार ये सारे कर दिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लाया जाए, लंबी मेहनत करनी पड़ी आपको, कोई ऐसा कुछ याद आता है आपको? एक्चुअली ऐसे तो ऑफिसर्स की प्रोफाइल में कुछ ना कुछ काम हमेशा ही रहेंगे। कि क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो जैसे रूटीन की चलती हैं कि कोई प्रोग्राम की है आपकी, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन वो है। कई बार ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ जाती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो चीज़ें डिफाइंड नहीं हैं या जो चीज़ों से आपने पहले डील नहीं किया। ऐसी मेरे साथ भी सिचुएशन आई त्रिपुरा में। एक ऐसा कुछ हुआ जब मैं डीएम थी। तो अब मैं उसकी डिटेल तो नहीं बताना चाहूँगी, बट ऐसे लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कुछ चीजें चैलेंजिंग जी। चीज़ें थी। और उसमें फिर क्या है कि आपको खुद मैनेज करना है, क्योंकि उसमें क्या है कि इतना समय भी नहीं होता कि आप अपने सीनियर लेवल पे बात करें। तो इस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है, इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी खुद की समझ उस सिचुएशन में साथ देनी चाहिए कि इनफॉर्मल चीज़ें भी, इनफॉर्मल रिलेशंस, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस, आपकी रेपो उस एरिया के लोगों से, वो भी बहुत काम करती है। हर चीज़ आप एज ऑफिसर नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको उनको रिक्वेस्ट भी करना है जो कि जनता के हित में हो, पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट जो में। इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो। और उसमें ये भी आवश्यक है कि आपके माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो डिसीजन आप आज कर रहे हो उसको आपको स्टैंड करना पड़ेगा कल भी। तो जो आपने आज डिसीजन लिया कल आपकी ही जवाबदेही है। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आपने आज सिचुएशन को वो करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कुछ कर भी बोल दिया जी। कुछ भी कर दिया, एंड यू कैन गेट अवे। ऑफिसर्स कैन नॉट गेट अवे विद एनीथिंग, वेदर इट इज सिग्नेचर इन द फाइल और व्हाट यू स्पीक टू द पब्लिक। सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं आजकल डिजिटल। उसके टाइम में तो पीपल डू वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो 1 मिनट में वायरल हो जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की है जी। ये सोचते हुए आपको एक्ट करना है। और हरियाणा में भी ऐसी 2-3 बार ऐसी सिचुएशन आई जबकि मैं डिस्ट्रिक्ट में थी। और ऐसी, क्योंकि कई बार एग्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है एकदम से पब्लिक का, तो उन सिचुएशंस को हैंडल करना आसान नहीं होता। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी ऑल्सो, और एक वे आउट निकालना बहुत आवश्यक है ताकि सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल ना हो जाए। जी। 2016 में आपको नीति आयोग, यूनाइटेड नेशंस और माई गव की तरफ से देश की उन 25 महिलाओं में स्थान दिया गया जो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलाव का वाहक बनी। कितनी खुशी होती है। देखिए, काम तो करना एक जिम्मेदारी है, लेकिन कभी कभी जब काम को क्रेडिट मिलता है तो कितनी खुशी मिलती है। वो जो मूव था, वो मूवमेंट था, वो कितना बूस्टिंग रहा आपके लिए? एक्चुअली ये जो रिकग्निशन था, ये यूनाइटेड नेशंस इंडिया और नीति आयोग की तरफ से पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें दे हैड इनवाइटेड नॉमिनेशंस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। फ्रैंकली जब ये नॉमिनेशन हुआ तो मेरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नॉमिनेट किया गया जब मैं डीएम घूमती थी, और मुझे उतना पता भी नहीं था क्योंकि मैं उस वक्त शायद दिल्ली में नेशनल मनरेगा अवार्ड रिसीव करने के लिए मैं दिल्ली में ट्रैवल कर रही थी।
तो हालांकि बहुत रिग्रेस प्रोसीजर था, उसके बाद इसमें पब्लिक वोटिंग भी हुई और फिर इन्होंने 25 विमेन अक्रॉस वेरियस फील्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया। तो मुझे लगता है कि चाहे ये हो चाहे और भी कोई रिकग्निशन हो, एक ऑफिसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जहाँ भी पोस्टेड हैं उस एरिया में स्कीम का, प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आपको एज अ टीम लीडर काम करना है और टीम को सशक्त और एम्पावर करते हुए आगे बढ़ना है और साथ ही साथ में लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जितने भी फेलिसिटेशंस रहे मेरे अभी तक करियर में, मैं अपनी टीम को उसका क्रेडिट देना चाहूँगी, लोगों को उसका धन्यवाद देना चाहूँगी, ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगी कि लोगों ने भी हमने जो प्रयास किए उसमें अपनी साझेदारी निभाई। वी आर नथिंग, एक्चुअली ऑफिसर इज़ नथिंग इफ़ वी डोंट गेट सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। और सिटीजन सर्विस डिलीवरी हम तभी कर सकते हैं जब लोग आपके साथ में आके जुड़े हैं। तो आई थिंक ये सब उन सब लोगों के लिए एक उपलब्धि है, इसमें मेरा निजी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जी, लेकिन आप उन चंद आईएएस ऑफिसर्स में हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया का उपयोग कैसे बखूबी किया जा सकता है, उस पे आने की एक जो बैरियर था उसको आपने तोड़ा आपने। और यही वजह है कि चाहे गुजरात हो या मैं किसी भी राज्य में जाता हूँ अगर, तो आपको जानने वाले लोग हैं। तो और बहुत सारे आपके मोटिवेशनल पोस्ट भी होते हैं, फिटनेस से जुड़े पोस्ट भी आप रखती है। तो किस प्रकार के फीडबैक्स होते हैं अगर कोई आईएएस ऑफिसर है? तो एक कनेक्टिविटी है सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया के दौर में अगर सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो कहीं न कहीं आईएएस ऑफिसर को क्या कुछ फीडबैक्स भी मिलते हैं खुद को भी इम्प्रूव करने के? तो कितना जरूरी मानती हैं आप, कैसे देखती हैं इसको आप? मेरे हिसाब से जब मैं एक्चुअली त्रिपुरा में ही थी तभी मेरे ये सोशल मीडिया अकाउंट्स का क्रिएशन हुआ लगभग 2015-16 में। हालांकि तब उतना ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं था, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम तो और बाद में आया है, ट्विटर भी थोड़ा सा बाद में आया है। अकाउंट्स मेरे क्रिएटेड थे और मेरी कोशिश ये रही है हमेशा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पॉजिटिव स्टोरीज़, हमारी समाज में अच्छी चीज़ें क्या हैं, लोगों ने अच्छा किया, किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, उसको मैं हमेशा शेयर करती हूँ। कई बार जो आपने बात बोली कि ऑफिसर सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो कई जगह पे क्रिटिसिज्म का भी कारण होता है। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई इसको अच्छा ही मानता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो दिन में इनके इतने पोस्ट आते हैं, ये तो ऑफिस में काम नहीं करते होंगे, ये ऑफिस में कैसे काम करते हैं। लेकिन ये बात मैं बोलना चाहूँगी कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी जहाँ पोस्टिंग है उसका काम सफ़र नहीं होना चाहिए, उस ऑफिस का काम सफ़र नहीं होना चाहिए। और जो भी मैं कर रही हूँ या जो भी और भी ऑफिसर जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या पोस्ट करते हैं, तो ये तो उनकी खुद की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो कैसे इसको बैलेंस आउट कर रहे हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम एज ऑफिसर, हमारे ऊपर जिम्मेवारी एडिशनल हो जाती है क्योंकि हम कुछ भी अनवेरीफाइड नहीं डाल सकते हैं। हम एज अ कॉमन सिटीज़न, जो सपोज़ आपके पास भी लिवरेज है या मीडिया के पास भी लिवरेज है कि वो भी कई बार चीज़ें डाल देता है, बाद में वो होता है कि वो ठीक थी नहीं थी, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता है। हम जो डाल रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए और साथ ही साथ में पब्लिक हित हो, उसमें कोई मैसेज होना चाहिए। तो मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विशेष रूप से मेरे जो लाइव सेशंस रहते हैं, मैं ऑनलाइन सेशंस आजकल स्पेशली लास्ट 2 साल में 2020 में जब से कोविड आया तो डिजिटल इनिशिएटिव्स का इतना एडवेंट बढ़ गया और हमने इवन गवर्नमेंट में भी हमने देखा किस तरीके से ई ऑफिस का प्रचलन और सारी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन होने लगी। तो ये भी एक माध्यम बना और इस माध्यम से मैं अक्रॉस द कंट्री स्टूडेंट्स के साथ में, यंग इंडियंस के साथ में जुड़ पाई कि वो चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बाकी सिविल सर्विसेज दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या कुछ ऐसा टॉपिक जो उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है, या यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, टूवर्ड्स सोसाइटी, इन सब चीज़ों पे, विमेन एम्पावरमेंट को लेके इन सब चीज़ों पे मैं बोलती आई हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये है और हो सकता है और आगे इट्स अ वेरी बिग पोटेंशियल टूल इफ़ वी यूज़ इट पॉजिटिवली। एक ही इसमें ड्रॉबैक है कि काफ़ी चीज़ें अनवेरीफाइड वायरल हो जाती हैं, इन सब से हमें बचना है। हेट कैंपेन, मिसट्रस्ट,
इसको क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक कहते हैं कि वर्किंग वुमेन होना भी आसान नहीं है। आप माँ भी हैं, बेटी भी हैं और एक ऑफिसर भी हैं। जो वाइफ पति भी हैं, हूँ। हाँ वाइफ भी हैं, पति हैं वो भी लोक सेवा में हैं, जी, IRS ऑफिसर। IRF ऑफिसर हैं। तो कैसे ये वर्क लाइफ बैलेंस बनाना कितना कठिन रहता है आप जैसे ऑफिसर्स के लिए, या सब सेट हो जाता है, धीरे धीरे चीजें निकल जाती है? मुझे लगता है सेट तो कभी नहीं होता है, सेट कभी होगा ही नहीं, क्योंकि लाइफ तो मूव करती रहती है। आज आप कुछ, कई बार ऐसे होता है कि आप सोचते हो कि इस दिन में आज ये प्लान करना है, बट वो कुछ ऐसा जाता है काम की वजह से कि वो आप नहीं कर पाते हो। मेरी खुद की अगर मैं बात करूं तो मेरे हस्बैंड रेवेन्यू सर्विस में हैं, IRS ऑफिसर हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, लेकिन दोनों ही अभी छोटे हैं, स्कूल में ही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है, और मोर सो हम चाहे इस बात को माने ना माने, कुछ ऐसी जिम्मेवारी है जो एक लेडी को ही बेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बेयरिंग अ चाइल्ड, प्रेगनेंसी पीरियड, देन गिविंग बर्थ टू अ बेबी। और जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ महीने, एटलीस्ट 1 साल तक, और उसके बाद भी ब्रेस्ट फीड करना है आपको, उस बच्चे का ध्यान रखना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक लेडी को करनी है। और लेडीज़ चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हो, चाहे होम मेकर्स हो, बहुत अच्छी तरीके से वो सब चीज़ें मैनेज करती आई हैं। लेकिन ये एक एडिशनल कह सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं है। महिलाओं का मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर है, हाँ जी, मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं तो बहुत कुछ, आप सोचेंगे नहीं, सुबह 5 बजे से लेके वो जब रात को सोती हैं तो कितनी चीज़ें उनके दिमाग में कंप्लीट करके सोती हैं, और उनके माइंड में ये भी प्लानिंग होती है कि अगले दिन मुझे क्या करना है, मेरे बच्चे के लिए मुझे ज्यादा क्या प्लानिंग करना होती है, है जी। खुद के लिए तो वो सोचे ना सोचे, घर में क्या आना चाहिए, क्या है, वो जो भी है, मतलब वो है। सो आई वुड एक्चुअली से इट लाइक दिस कि मेरे से भी कई बार पूछते हैं लोग सवाल जो आपने ही पूछा कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे माइंड में कि आपके लिए इम्पोर्टेंट काम भी है और आपके लिए काम इम्पोर्टेंट फैमिली भी है। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको काम को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, जैसे कोई प्रोग्राम है, कोई फील्ड इंस्पेक्शन है, या कोई VVIP विजिट है, इलेक्शंस हैं जिसमें आप रात रात तक भी घर नहीं आओगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, तो उसमें तो देयर इज़ नो ऑप्शन देन टू गिव प्रेफरेंस टू वर्क। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हमें फैमिली को भी समय देना चाहिए, और ये ब्रेक भी चाहिए। और ये ज़रूरी सिर्फ महिला के लिए नहीं है, ये उतना ही ज़रूरी एक मेल ऑफिसर के लिए भी है, ये एक मेल के लिए, मेल अधिकारी के लिए भी ज़रूरी है कि अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, उनके लिए भी वो टाइम निकालें। इस पूरे वर्ल्ड में, मैं इसको ऐसा मानती हूँ, इसकी पूरे वर्ल्ड में हमारी जो फैमिली है वो एक छोटा सबसेट है, जो चाहे कोई भी सिचुएशन आए ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ हैं। इनको अपने आसपास रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, और हम इन चीज़ से डिवॉइड बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं हो सकते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ। तो इन सबको साथ में लेके हमें आगे बढ़ना है। जी। ये सवाल काफी व्यक्तिगत है, जैसे कि सिविल सेवा का ड्रीम था, मम्मी पापा का भी ड्रीम था, या ये सोनल मैम का भी अपना सपना था जिसे आपने पूरा किया? जैसे मैंने बताया इनिशियली कि इनिशियली तो मेरा भी ड्रीम नहीं था। मैंने कॉलेज में जब 3rd ईयर में पढ़ा, मैगजीन में मुझे लगा, मेरे को अंदर से फील वहां हुआ से कि मुझे मोटिवेशन देना है, जी। वहाँ से मोटिवेशन मिला। फिर मैंने घर में डिस्कस किया तो इनिशियली एग्री नहीं किए मेरे पेरेंट्स। फिर पापा ने बोला कि ठीक है ठीक है। आप करो। तो उसके बाद जब एग्री किया तो उन्होंने ऐसे सपोर्ट किया कि मेरे पापा, मेरे को आदत थी कि रात को मैं पढ़ती थी, मैं मॉर्निंग में सोती थी 12 बजे और मैं रात को पढ़ती थी, 12 बजे नहीं सॉरी 7 बजे सोती थी और मैं 12-1 बजे उठती थी, तो पूरी रात में पढ़ती थी। तो पापा इस वजह से वो खुद भी नहीं सो पाते थे कि मैं, उनकी भी नींद डिस्टर्ब होती थी, कि लेकिन सपोर्ट करते थे। हाँ, कि नहीं, उनको ये चिंता रहती थी मैंने कुछ खाया, मैंने कुछ पिया, मैं उठी हूँ, तबीयत ठीक है। मम्मी का भी ऐसे ही। तो इस वजह से पापा मम्मी ने भी ये जो पूरा स्ट्रगल का फेज़ है, उसमें इतना वो साथ थे। उन्होंने साथ दिया कि जो पहले सिर्फ मेरा खुद का जो ड्रीम था वो उनका भी बना। और मुझे ये भी याद है कि जब हमारी फैमिली में जब कोई रिलेटिव्स आते थे तो ये भी बोलते थे, क्योंकि मैं मिलती नहीं थी, बहुत सेल्फिश थी अपने टाइम को लेके, तो वो ये भी ताना मिलता था कि ये अपनी बेटियों को पता नहीं क्या
क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, क्या बनाएंगे। मेरी एक एल्डर सिस्टर है जो चार्टेड अकाउंटेंसी कर रही थी, तो मेरे फादर ये बोलते थे कि बेटियों को एजुकेशन देना ये बहुत जरूरी है, पेरेंट का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद वो अपनी लाइफ में क्या करना है वो सक्षम है, उसके लिए वो खुद चूज करें, डिसीजन ले सके, डिसीजन ले। तो जब ये रिलेटिव्स क्रिटिसाइज करते थे, जब मेरा रिजल्ट आया उन्होंने ही फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हमें तो पता था कि बहुत होनहार है बेटी और होगा ही होगा करके ना। जी जी जी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये लाइफ ऐसे ही चलती आएगी। तो आपको लाइफ में फोकस रह के कि आपको क्या चाहिए उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। जी। ये सवाल है कि जैसे आपने बोला कि फिटनेस के भी वीडियो, आपके कई वीडियो वायरल हुए, बेसिकली वो बहुत, तो मेरा खुद ही शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। लार्जर स्केल पे वो शेयर किए गए जब प्रधानमंत्री ने फिटनेस इंडिया, फिटनेस के इम्पोर्टेंस, हाँ फिट इंडिया मूवमेंट किया, उसमें भी वीडियो था। जी जी। और वो बहुत एक भारी भरकम एक्सरसाइज आप उसमें कर रहे हैं। तो कभी रूटीन बनाया था आपने फिटनेस का अपना, या समय मिलता है तब आप वर्कआउट के लिए जाते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली पहले मैं अब आपने पूछा है तो थोड़ा बताऊंगी कि मेरा फर्स्ट चाइल्ड जब बॉर्न हुई, बेटी जब बॉर्न हुई 2013 में, उसके बाद मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया। और फिर हुआ क्या कि आप काम में ना अपनी हेल्थ को थोड़ा निगलेक्ट कर लेते हो। और लेडीज़ का क्या है इंडिया में, वो ज़्यादा निगलेक्ट कर लेती है। एक चीज़ और है, वो एज्यूम करते हैं कि अभी तो बच्चा हुआ है या अभी तो डिलीवर किया है, तो इवन 1 साल 2 साल तक दे टेक इट, कोई नहीं बच्चा छोटा है अभी ना, तो वी डोंट गिव अटेंशन टू आवर हेल्थ। और फिर क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिस वजह से वेट अगर एक बार बढ़ गया तो रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आई ऑल्सो वॉज डूइंग सम एक्सरसाइज बट नॉट रेगुलर, तो मेरा वेट बढ़ा हुआ ही रहा। और उससे क्या है कि हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा फील होता है, यू डोंट फील एनर्जेटिक। फिर जब मैं हरियाणा आई, फिर मैं एक्चुअली झज्जर में जब मैंने एज डिप्टी कमिश्नर अपना कार्यभार संभाला, तो मैंने वहाँ पे स्टेडियम था सुबह शाम, वहाँ ऐसे ही मैं इंस्पेक्शन के लिए जाना शुरू किया। तो मैंने देखा किस तरीके से बच्चे खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, जिम्नास्टिक्स की लड़कियाँ, कोई बैडमिंटन प्ले कर रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है। तो मुझे ऐसे लगा कि फिज़िकल एक्टिविटी कुछ होनी चाहिए। तो मैंने घर पे फिर को अपना कुछ वॉक, जॉगिंग ये शुरू किया, और एरोबिक्स मैंने थोड़ा बहुत सीखा, जुम्बा, उससे मेरा रूटीन बना। तो लगभग 2018 से मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को खुद अपने मन में एक सजगता आई कि फिजिकल हेल्थ, बेसिकली फिटनेस नहीं मैं बोलती इसको, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपको एनर्जी रहनी चाहिए पूरी दिन में, आपके दिनचर्या में, यू शुड फील एनर्जेटिक। उसके लिए योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तब से लेके अब तक, फिर मेरा सेकंड चाइल्ड बॉर्न हुआ मार्च 19 में, फिर दोबारा से वेट गेन हुआ। बट उसके बाद क्योंकि मुझे मेरा एक रूटीन था, मैंने कुछ महीनों बाद अपना रूटीन योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, एरोबिक्स, थोड़ा वॉक, रनिंग, उससे करना शुरू किया। और मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 1 घंटा मैं निकालूं अपने लिए। अगर रोज़ नहीं भी हो पाए तो हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन में अपने टाइम निकालने का पूरा कोशिश करती हूँ। जी। ये सवाल, आप त्रिपुरा कैडर की IAS ऑफिसर हैं और वर्तमान में त्रिपुरा भवन में बतौर रेजिडेंट कमिश्नर आप काम कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी त्रिपुरा के बारे में, जिसको आपने बहुत करीब से देखा है, ज़मीन पे जाकर देखा है और लोक सेवा की शुरुआत की है? वो कौन सी चीज़ें हैं त्रिपुरा की जो त्रिपुरा को विशेष बनाती हैं, जो तमाम सारे दर्शक हैं वो आपके माध्यम से त्रिपुरा के क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो पूरा है, अष्टलक्ष्मी जिसमें 8 स्टेट्स आती हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, असम, जितने भी स्टेट्स हैं, बहुत सुंदर है ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो रीजन है बहुत सुंदर है। और अब हमारी सरकार की ओर से भी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। तो दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने ये एरियाज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, फैमिली के साथ जाइए। इतनी सीनिक ब्यूटी है और अनटच्ड ब्यूटी है आज भी वहाँ पे, क्योंकि हैबिटेशन कम है, आज भी वहाँ पे पोल्यूशन कम है, टूरिस्ट एडवेंट कम है, पोल्यूशन प्लस उसका लैंडस्केप ऐसा है, जोग्राफी ऐसी है, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो अगर कोशिश आप अगर आपको समय मिले और अगर आप कर पाएँ तो वहाँ पे ज़रूर प्लान कीजिए। और विशेष रूप से त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है जिसमें 3 साइड बांग्लादेश बॉर्डर है, ऊपर नॉर्थ की तरफ में आसाम और मिज़ोरम का बॉर्डर है। बेसिकली इट्स अ लैंडलॉक्ड स्टेट, लेकिन अपने आप में एक हिंदू बंगाली डोमिनेटेड कल्चर है, साथ ही साथ में ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफ़ी मात्रा में है। तो ये जो एक
सेम्बलेंस है कि बंगाली और ट्राइबल पॉपुलेशन किस तरीके से आपस में मिलजुल के रह रही है, ये बहुत अच्छा है वहाँ देखने को। और त्रिपुरा की कुछ खासियत ऐसी हैं, जैसे त्रिपुरा में भी टूरिज़्म अब स्टेट डेवलप कर रही है केंद्र की सरकार से, तो वहाँ इतने सारे सीनिक स्पॉट्स हैं, वहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए जाएं। और मेरे को मौका मिला जब मैं वहाँ डीएम थी, तो गोमती डिस्ट्रिक्ट में मैं डीएम थी। गोमती का हेडक्वार्टर उदयपुर है, जहाँ पे हिंदुओं की 51 शक्तिपीठ का एक मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी के नाम से। तो उस मंदिर में जब भी मैं जाती थी तो इतना सुकून मुझे, इतना शांति मुझे मिलती थी। तो वो माँ कामाख्या की छोटी सिस्टर भी उसको कहते हैं। तो त्रिपुरा की अपनी अच्छी बात ये है कि त्रिपुरा ने इंसर्जेंसी को काफ़ी जल्दी कंट्रोल कर लिया एज़ कम्पेयर टू दी अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। 2003-4 में गवर्नमेंट के साथ में जो वहाँ इंसर्जेंट ग्रुप्स जो ऑपरेट कर रहे थे, उनके साथ में उनका एक एग्रीमेंट टाइप हुआ, और वो सरेंडर्ड एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट किया। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है वहाँ पे, ऐसे इंसर्जेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हो रही है, लैंड रूट से, एयर रूट से, रेलवे से, और इवन पोर्ट्स के थ्रू, इवन बांग्लादेश के पोर्ट के थ्रू भी, चित्तागोंग पोर्ट के थ्रू भी वहाँ पे अब ये सब चीज़ें जो हैं कनेक्टिविटी, ताकि ट्रेड को बढ़ावा मिले, लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आगे आने के लिए सुविधा मिले, तो ये सब चीज़ें हैं। और त्रिपुरा बहुत ही कल्चरली रिच रहा है अपने कस्टम्स में। अपने त्रिपुरा का एक डांस है होजागिरी ट्राइबल डांस, जो कि रियांग कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्राइबल डांसेस में से उसको उपलब्धि मिली हुई है, काउंट किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं। और मैंने जब भी काम किया त्रिपुरा में, चाहे पहले और आज भी, लोग बहुत सिंपल हैं, लोग बहुत शायद इसीलिए simple सत्यमेव हैं। जयते स्लोगन वहाँ का है त्रिपुरा का। नहीं, ऐसे तो मेरे संज्ञान में नहीं है। जी। सत्यमेव जयते का तो मेरे संज्ञान में नहीं है, बट हाँ, त्रिपुरा का ये है कि अपने आप में बहुत पीस लविंग, कल्चरली रिच और सिंपल लोग हैं। जी। आखिरी में यूथ को आप क्या कहना चाहें, युवाओं को या सोसाइटी को क्या मैसेज आप एक देना चाहें अपने शब्दों में, कि किस तरह से राष्ट्र प्रथम जरूरी है और राष्ट्र प्रथम की भावना लोगों में बहुत जरूरी है? मैं यही बोलना चाहूँगी युवा पीढ़ी को कि सबसे पहले जीवन में अपने लक्ष्य को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने विजन को, अपने गोल को आइडेंटिफाई कीजिए, आपको क्या चाहिए। साथ ही साथ में उसको हम सोसाइटी के गोल से अलाइन करें। ये भी एक आवश्यक बात है कि हम उसमें अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। और आप जो भी प्रोफेशन लें, जो भी करियर लें, हम अपने देश के लिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। यही मेरा युवाओं से आह्वान है, उनसे रिक्वेस्ट है। और जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंडिया को यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बोला जाता है, जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो आप सब पे ही निर्भर करती है। तो आप सब लोग इस देश की उन्नति प्रगति में योगदान देते रहो, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और आप सब लोग अपने जो आपकी ड्रीम्स हैं, अपनी लाइफ में जो एम्स हैं, उस पर खरा उतरो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का ध्यान रखो, रिस्पेक्ट करो। ये आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो ये थी सोनल गोयल, जिन्होंने अपने 14 साल लंबे लोक सेवा के कैरियर के बारे में और अपनी जो यूपीएससी की सफलता थी, जिसमें उन्होंने 13वीं रैंक हासिल की। सिर्फ एक एंड में मुझे अभी एक बात बोलते बोलते एस्पिरेंट्स के लिए ध्यान आई जी, क्योंकि ये माहौल थोड़ा उनके प्रति ज़्यादा डिस्कशन हमारी रही है। तो कभी कभी मैं लिखती भी हूँ कुछ हिंदी प्रोजेस, छोटे छोटे कुपलेट्स लिखती हूँ। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ वाक्य ऐसा लिखा कि जब आपको जीवन में लगे कि आप हताश हो रहे हो, जब आपको लगे कि आप हताश हो रहे हो, तब आप उनको ज़रूर याद करना कि जिन्होंने कभी आपको कहा था कि आपसे नहीं होगा। आप जब भी जीवन में हताश हो, आप उन लोगों को ज़रूर याद करना जिन्होंने आपसे कहा होगा कि आपसे नहीं होगा। तो आपकी जो अचीवमेंट है आपके खुद के लिए तो है ही है, उन सभी लोगों के लिए भी है जिनको आपको प्रूफ करना है, जिनको आपको दिखाना है। और हिंदी की पंक्तियाँ वो मेरी तो नहीं हैं, लेकिन मेरे को हमेशा ऐसे जहन में मेरे रहती हैं कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान।
रिपीट करना चाहूँगी मैं कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। आप आगे जीवन में बढ़ते रहिए और अपने फुटप्रिंट्स, अपने जो निशान हैं वो छोड़ते रहिए जी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो ये थी सोनल गोयल, जिन्होंने अपने 14 साल लंबे लोक सेवा के कैरियर को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने तमाम चैलेंजेस के बारे में भी बात की और उन्होंने यूपीएससी की एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया, कैसे ड्रीम सच हुआ और कैसे एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर ग्राउंड जीरो पर जाना कितना जरूरी है, इसके बारे में भी उन्होंने हमसे बात की। आपको ये पूरा शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो युवाओं के लिए संदेश है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम फिर जल्द हाजिर होंगे एक नए लोक सेवक के साथ। आप देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज।